Very good afternoon. Today we will discuss the concept of equilibrium. संतुलन की धारणा. पिछली क्लास में हमने देखा था कि what do we mean by the term economics, what do we mean by scarcity and choice, what are the basic problems of an economy. As we know, human wants are unlimited, but to meet those unlimited wants, we are having limited number of resources. मनुष्य की आवश्यकताओं की यदि बात करते हैं तो वो बहुत ही असीमित है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो संसाधन होते हैं, जो रिसोर्सेस होते हैं, वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं या स्कार्स होते हैं. स्कार्सिटी होने के कारण ही हमें क्या करना होता है, वी हैव टू मेक चॉइसेस इन बिटवीन देम. यदि स्कार्सिटी ना हो, दुर्लभता ना हो, तो हमें चुनाव करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी. स्कार्सिटी से क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हो, आपको चुनना होता है कि आप 3 घंटे कॉलेज में रहोगे, पढ़ाई करोगे, या 3 घंटे आप मूवी देखने जाओगे, या 3 घंटे आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करोगे. तो आप क्या करते हो, आप चुनते हो इन तीनों में से आप क्या करोगे. तो एज अ स्टूडेंट आपके लिए क्या सबसे जरूरी है, आप उसको चुनोगे. सपोज यू चूज टू गोइंग टू कॉलेज. आप यदि चुनते हो कि हमें कॉलेज जाना है और स्टडी करना है, तो आपने क्या किया, आपने सेक्रीफाइस कर दिया टू वॉच मूवी और टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स. तो इनमें से दो अल्टरनेटिव आपने छोड़े हैं, लेकिन हम क्या देखेंगे, हम देखते हैं कि कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव आपने छोड़ा है, सेक्रीफाइस किया है. स्कार्सिटी के कारण ही आपको क्या करना पड़ा, स्कार्सिटी होने के कारण ही आपको चुनाव करना पड़ा इन तीनों में से कि आप कॉलेज जाओगे, स्टडी करोगे, या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करोगे, या मूवी देखोगे. तो ड्यू टू स्कार्सिटी यू हैव टू मेक चॉइसेस. हमें क्या करना पड़ता है, दुर्लभता होने के कारण ही, संसाधनों की दुर्लभता होने के कारण ही हमें क्या करना होता है, हमें चुनाव करना होता है. चाहे हम बात करते हैं समय की, बात करते हैं टाइम की, बात करते हैं, तो वी आर हैविंग लिमिटेड टाइम एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस एग्जांपल. इफ वी टॉक अबाउट मनी, तो मनी भी हमारे पास में सीमित होता है. बजट कांस्टेंट होने के कारण ही, सीमित पैसे होने के कारण ही हमें क्या करना होता है, यदि हम बाजार में जाते हैं तो हमें चुनाव करना पड़ता है. और हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि अपने लिमिटेड जो हमारे पास मनी है, लिमिटेड जो हमारा बजट है, उसको किस प्रकार से हम स्पेंड करें, किस प्रकार से उसका एलोकेशन करें कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके. सो इकोनॉमी के सामने क्या समस्या होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस. क्या उत्पादन किया जाए, किस प्रकार की वस्तु का उत्पादन किया जाए, कैपिटल गुड्स का उत्पादन किया जाए या कंज्यूमर गुड्स का उत्पादन किया जाए. कैपिटल गुड्स में जैसे हो गया आपका मशीनरी, इक्विपमेंट, इनका उत्पादन किया जाए, या कंज्यूमर गुड्स का उत्पादन किया जाए. यदि हम बात करते हैं कैपिटल गुड्स की, तो दीज फर्दर इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन. तो ये क्या करती हैं, कैपिटल गुड्स का यदि प्रोडक्शन होता है, मशीनरी का प्रोडक्शन होता है, इक्विपमेंट का प्रोडक्शन होता है, तो आगे जाके उत्पादन को बढ़ाता है. लेकिन कंजम्पशन गुड्स का भी प्रोडक्शन होना जरूरी है, नहीं तो देश के नागरिक क्या कंज्यूम करेंगे. तो सरकार को चुनाव करना होता है कि वो कैपिटल गुड्स पे संसाधनों को एलोकेट करे या कंज्यूमर गुड्स के ऊपर करे. फिर दूसरी चीज आती है हाउ टू प्रोड्यूस. फॉर प्रोडक्शन विच टाइप ऑफ टेक्निक शुड बी फॉलोड, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक. तो ये देखना होता है कि वो किस प्रकार की तकनीक को अपनाए कि उत्पादन अधिकतम किया जा सके, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को अपनाया जाए या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को अपनाया जाए. फिर आती है समस्या कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए. एक समाज का बहुत बड़ा वर्ग उससे लाभान्वित हो रहा हो, ऐसी वस्तु का उत्पादन किया जाए, या समाज का एक एक छोटा सा वर्ग जो है, एक स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वो बेनिफिटेड हो रहा है, ऐसी वस्तु का उत्पादन किया जाए. तो ये सारी समस्याएं क्यों आती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. ड्यू टू scarcity of resources, whether that is economy, whether that is government, whether that is individual, whether that is firm, कोई फर्म हो, इंडस्ट्री हो, व्यक्ति हो, सरकार हो, सबको संसाधनों की दुर्लभता के कारण ही चुनाव करना होता है. Scarcity, choice, and opportunity cost. These all are interrelated. The problem of scarcity, choice, and opportunity cost
कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हम देख सकते हैं इन तीनों को, हम एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू देख सकते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ऑल्सो नोन एज उत्पादन संभावना वक्र, इसके नाम से भी हम जानते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज द मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट अ नेशन इज एबल टू प्रोड्यूस गिवन अवेलेबल रिसोर्सेज। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताता है वस्तु के विभिन्न संयोगों को बताता है जिसे कोई देश अपने उपलब्ध संसाधनों से उत्पादित कर सकता है। It assumes that a nation produces only two goods in an economy. Ceteris paribus, इसका मतलब होता है कि अन्य बातों के दिए हुए होने पर कोई भी इकोनॉमी, कोई भी नेशन केवल दो प्रकार की वस्तुओं का ही उत्पादन कर रहा है। Here we have shown good X ऑन एक्स एक्सिस। हमने एक्स एक्स के ऊपर ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है, क्षैतिज रेखा जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन आपको ओ वाई दिख रही है ये होती है आपकी ओ वाई अक्ष होता है या वाई एक्सिस। ऊर्ध्व भी बोलते हैं, ऊर्ध्व लाइन आपकी बताती है, शो करती है गुड वाई को यहाँ पे शो कर रही है, और क्षैतिज रेखा जो है आपकी गुड एक्स को शो कर रही है। और आपका जीएफ जो दिख रहा है आपका, ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। यहाँ पे हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को लिया है, जी, ए, बी, सी, डी और ई। यदि हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन डी की बात करते हैं, तो कॉम्बिनेशन डी शो करता है लो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन को शो कर रहा है। यदि हम बात करें कॉम्बिनेशन ई की बात करते हैं, यू कैन सी माई कर्सर ऑन पॉइंट ई। कॉम्बिनेशन ई की बात करते हैं तो इट शोज दैट विथ इट्स गिवन रिसोर्सेज इन इकोनॉमी कैन नॉट हैव दिस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। इसको प्राप्त नहीं कर सकती है, जो दिए हुए संसाधन इकोनॉमी में है उसके थ्रू ई कॉम्बिनेशन को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर कोई इकोनॉमी हो, गवर्नमेंट हो, ये इस कॉम्बिनेशन को प्राप्त नहीं कर सकती क्योंकि दिए हुए रिसोर्सेस उसको प्राप्त करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। फिर वे हम बात करते हैं पॉइंट जी की बात करते हैं। जी पॉइंट की बात करते हैं, यदि पॉइंट जी का उत्पादन किया जाता है, पॉइंट जी पे इकोनॉमी होती है, तो इट शोज दैट ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेस आर एम्प्लॉयड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ वाई कमोडिटी। ये दिखाता है कि जितने भी संसाधन इकोनॉमी में अवेलेबल हैं वो सारे संसाधन वाई वस्तु के उत्पादन पर लगाए जा रहे हैं और एक्स वस्तु का कोई भी उत्पादन यहाँ पे नहीं हो रहा। नॉट अ सिंगल यूनिट ऑफ एक्स इज प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट जी, और केवल ओजी मात्रा में वाई वस्तु का प्रोडक्शन होता है यदि सारे संसाधनों को वाई वस्तु के उत्पादन पर लगा दिया जाता है। दूसरी ओर यदि हम बात करते हैं पॉइंट एफ की बात करते हैं, तो पॉइंट एफ दिखाता है कि all the available resources are employed on the production of commodity X। जितने भी इकोनॉमी में रिसोर्सेस हैं, अवेलेबल संसाधन है, वो सारे X वस्तु के उत्पादन पर लगा दिए जाते हैं और X वस्तु का जो उत्पादन होता है वो OF मात्रा के बराबर X वस्तु का उत्पादन होता है। लेकिन यदि Y की बात करें तो F बिंदु पे यदि हम होंगे तो Y वस्तु का उत्पादन यहाँ पे शून्य होता है, कोई भी उत्पादन यहाँ पे नहीं होगा। तो ना तो इकोनॉमी जी पे हो सकती है ना ही एफ पे हो सकती है, क्योंकि हम बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात करते हैं तो इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, वस्तुओं के संयोगों को बताता है, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताता है। तो हम न तो यहाँ पे जी कॉम्बिनेशन को कोई भी अर्थव्यवस्था में चुना जाएगा, ना ही एफ कॉम्बिनेशन को चुना जाएगा। जी चुनने का मतलब है केवल वाई वस्तु का उत्पादन हो रहा है, एफ चुनने का मतलब है केवल एक्स वस्तु का उत्पादन हो रहा है। तो कहाँ पे हो सकती है इकोनॉमी? ए, बी और सी, इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन को कोई भी उत्पादक ले सकता है। उत्पादन ये यदि कॉम्बिनेशन ए को लिया जाता है तो भी यहाँ पे एक्स और वाई दोनों वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, बी को लिया जाता है तो भी यहाँ दोनों वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, या सी को लिया जाता है तो भी यहाँ पे दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो इन तीनों कॉम्बिनेशन में से किसी भी कॉम्बिनेशन का चुनाव किया जा सकता है, लेकिन इकोनॉमी विल नॉट बी ऑन द पॉइंट्स डी, क्योंकि यहाँ होने का मतलब है कि गिवन रिसोर्सेस का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन लेवल जो होगा एक्स और वाई दोनों ही वस्तुओं का बहुत कम होगा।
इसी प्रकार से ई पॉइंट को भी नहीं चुना जा सकता है क्योंकि इट इज बियॉन्ड रीच, यहां तक दिए हुए संसाधनों से पहुंचा ही नहीं जा सकता है। सो द एजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र की भी कुछ मान्यताएं होती हैं। ओनली टू गुड्स आर प्रोड्यूस, ये मान करके चलते हैं कि केवल दो ही वस्तुओं का उत्पादन होता है। दीज टू गुड्स आर कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई। ये दो वस्तुएं कौन सी होती है? तो ये दो वस्तुएं होती हैं गुड एक्स और गुड वाई। और देयर आर लिमिटेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो उत्पत्ति के साधन होते हैं वो कितने कैसे होते हैं? तो उत्पत्ति के साधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं। ऑल इट्स रिसोर्सेस आर बीइंग यूज्ड एफिशिएंटली, और जितने भी रिसोर्सेस होते हैं उनका जो यूटिलाइजेशन होता है वो एफिशिएंटली किया जाता है, पर्याप्त कुशलता के साथ इन संसाधनों को यूटिलाइज किया जाता है। देयर आर नो चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन टेक्निक, उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता है या टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ये एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को लिया गया है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने दिखाया है क्लोथ के प्रोडक्शन को दिखाया है, वाई एक्सिस के ऊपर हमने फूड के प्रोडक्शन को दिखाया है। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमेशा एक्स एक्सिस होता है, और जो वर्टिकल एक्सिस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लंबवत या ऊर्ध्व जो होता है, लंबवत वर्टिकल एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हमने लिया है फूड के प्रोडक्शन को, एक्स एक्सिस पे हमने लिया है क्लोथ के प्रोडक्शन को लिया है। और यदि हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने दिखाया है यदि हम बात करें 110 यूनिट्स ऑफ फूड की बात करते हैं, 110 यूनिट ऑफ फूड कुड बी प्रोड्यूस इफ द प्रोड्यूसर employs all the factor of production on the production of food। यदि सारे उत्पत्ति के साधनों को फूड के प्रोडक्शन पर लगा दिया जाएगा तो 110 यूनिट्स ऑफ फूड का प्रोडक्शन होगा। लेकिन 110 यूनिट्स फूड का प्रोडक्शन होगा आफ्टर सैक्रिफाइसिंग 125 यूनिट्स ऑफ क्लोथ। मतलब क्या है कि यदि हम 110 यूनिट्स ऑफ फूड का प्रोडक्शन करते हैं सारे संसाधनों को फूड के प्रोडक्शन में लगा करके, तो इसका मतलब होगा कि इस पॉइंट के ऊपर क्लोथ की एक सिंगल यूनिट का भी प्रोडक्शन नहीं होता है। So the cost of producing 110 units of food is opportunity cost of producing 110 units of food is the 125 units of cloth which is sacrificed। तो 110 यूनिट फूड उत्पादन करने की जो अवसर लागत है 125 यूनिट्स ऑफ क्लोथ है which is being sacrificed by the producer। Now we take point A। At point A, the given resources 100 units of 50 units of cloth is produced and 100 units of food is produced। If the producer wants to increase the production of cloth by 25 units, यदि कोई उत्पादक जो है क्लोथ की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है, 50 से 75 करना चाहता है, then he will have to sacrifice 20 units of food। ऐसा इसलिए करना होगा कि यहाँ से जो भी संसाधन होंगे, उत्पत्ति के जो साधन होंगे, यहाँ से हटा करके फूड के प्रोडक्शन क्लोथ के प्रोडक्शन में लगाना होगा। सो द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट ऑफ 25 units of cloth is 20 units of food। मतलब 25 units of additional cloth produce करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 20 units of food which is being sacrificed, जिसका कि sacrifice किया जा रहा है। यदि हम पॉइंट बी को लेते हैं तो ऐसा होता है। यदि हम पॉइंट सी की यदि हम बात करते हैं, यदि प्रोड्यूसर और 25 यूनिट्स इंक्रीज करना चाहता है तो क्या दिख रहा है? यदि 25 यूनिट्स क्लोथ की और बढ़ाना चाहता है तो उसे 40 यूनिट्स ऑफ फूड को सैक्रिफाइस करना होता है। तो द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल 25 यूनिट्स ऑफ क्लोथ इज 40 यूनिट्स ऑफ फूड विच इज बीइंग सैक्रिफाइस। तो हम कह सकते हैं कि एडिशनल 25 यूनिट्स ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे क्या है? 40 यूनिट्स ऑफ फूड है जिसका की प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता। तो ये बताता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये बताता है कि किसी एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें दूसरे वस्तु के उत्पादन को सैक्रिफाइस करना पड़ता है।
ऐसा इसलिए होता है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो लिमिटेड होते हैं, जो भी रिसोर्सेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं. This has been already explained. Now we will start the concepts of equilibrium. The word संतुलन की अवधारणा या संतुलन की धारणा. यदि हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम शब्द, तो इक्विलिब्रियम शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन वर्ड इक्विलिब्रियम से हुई है, जिसका मतलब होता है इक्वल बैलेंस, समान संतुलन. इट्स यूज इन इकोनॉमिक्स इज इंपोर्टेड फ्रॉम फिजिक्स. इसका जो इकोनॉमिक्स में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वो फिजिक्स से लिया गया है. फिजिक्स में इसका मतलब होता है इक्वल बैलेंस. इट इज अ स्टेट ऑफ इवन बैलेंस, मतलब समान संतुलन की अवस्था होती है, जहां पे जो अपोजिट फोर्सेस होती है इस प्रकार से काम करती हैं कि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देती है. यदि हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, सो इन इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम इंप्लाइज अ पोजीशन ऑफ रिस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ चेंज. अर्थशास्त्र में संतुलन का तात्पर्य होता है विश्राम की अवस्था, जहां पे किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अभाव होता है, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है. मार्केट इक्विलिब्रियम फॉर एग्जांपल रिफर्स टू कंडीशन where market price is established through competition such that the amount of goods or services sought by buyers is equal to the amount of goods or services produced by the seller. Market equilibrium एक ऐसी दशा होती है, एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे कि वस्तु की जो मांग होती है क्रेताओं के द्वारा और वस्तु की जो पूर्ति होती है विक्रेताओं के द्वारा, वो दोनों ही बराबर हो जाती है. It is the point at which quantity demanded and quantity supplied are equal. एक ऐसी स्थिति होती है, मार्केट इक्विलिब्रियम वह दशा होती है जहां पे वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों ही समान होते हैं, दोनों ही बराबर होते हैं. जितनी मांग की जाती है उतनी ही बाजार में वस्तु की पूर्ति भी होती है. This price is often called the equilibrium price. जिस बिंदु के ऊपर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों बराबर हो जाते हैं वो कहलाता है इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाता है. मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी कहलाता है. एंड विल टेंड नॉट टू चेंज अनलेस डिमांड और सप्लाई चेंजेस. और मार्केट इक्विलिब्रियम या मार्केट प्राइस में तब तक कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं जब तक कि मांग या पूर्ति में कोई भी परिवर्तन ना हो. Here we have shown quantities on x-axis. एक्स अक्ष के ऊपर हमने क्या दिखाया है, वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा और वस्तु की पूर्ति की जाने वाली मात्रा को दिखाया. डिमांड एंड सप्लाई ऑफ क्वांटिटीज हमने यहाँ पे दिखाया है. एक्स वस्तु के ऊपर मांग और पूर्ति की जाने वाली मात्रा को दिखाया है, इसलिए हम सिंपल में लिख लेते हैं क्वांटिटी. क्वांटिटी विच इज डिमांडेड एज वेल एज विच इज सप्लाइड. वाई एक्सेस के ऊपर हम क्या दिखाते हैं, वर्टिकल एक्सेस जो है वो वाई है. वर्टिकल एक्सेस हमने क्या दिखाया, प्राइस को दिखाया है. यहाँ पे आपका डी जो है वो डिमांड कर्व है विच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. तो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व क्या बताता है, इट शोज दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप इन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स प्राइस. ये हम बताता है कि किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत के बीच में जो संबंध होता है वो विपरीत संबंध होता है. वस्तु की कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है. दिख रहा है आपका, जब हम ऊपर होते हैं तो यहाँ यदि हम टच करेंगे तो दिखता है हाई प्राइस. जैसे जैसे नीचे की ओर जाते जाएंगे वो दिखाता है कि प्राइस आपकी फॉल होती जा रही है और डिमांड आपकी बढ़ती जा रही है. तो जैसे जैसे वस्तु की कीमत घटती जाती है डिमांड बढ़ती जाती है. इसलिए डिमांड कर्व क्या होता है आपका, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है या फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है. यदि हम दूसरी ओर बात करते हैं, सप्लाई कर्व की बात करते हैं, सप्लाई कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड. आप देख सकते हैं एस एस इज अ सप्लाई कर्व या पूर्ति वक्र है. पूर्ति वक्र मतलब वस्तु की पूर्ति की जाने वाली जिससे होती है. तो ये बाजार पूर्ति वक्र को दिखा रहा है, ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है. इसका पॉजिटिवली स्लोप्ड होना ये दिखाता है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जाएगी सप्लायर अधिक जो है सप्लाई करेंगे. सप्लायर या दुकानदार या शॉपकीपर क्या करेंगे, अधिक कीमत के ऊपर अधिक मात्रा बेचना चाहते हैं. तो ये दोनों कर्व जो है मांग वक्र और ये पूर्ति वक्र एसएस एक दूसरे को इस पॉइंट के ऊपर काट रहे हैं. यहाँ पे हम इसका नाम ई भी रख सकते हैं. इस पॉइंट के ऊपर जहां मेरा कर्सर दिख रहा है इस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को कट करते हैं. तो ये
जहां पे एक दूसरे को कट करते हैं वो बिंदु बताता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट बताता है। इसके पैरेलल यदि हम जाते हैं तो ये आपका दिख रहा है OP0 हो जाता है, P0 यदि नीचे से ऊपर की ओर लेंगे तो OP0, तो ये बताता है आपका OP0 इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, यह संतुलन कीमत को दर्शाता है। दूसरी ओर यदि हम बात करते हैं, या यहां से हम नीचे की ओर चले जाएंगे तो ये आपका दिखाएगा OQ मान लेते हैं। यदि हम इस लाइन से एक लंबी लाइन ऐसे खींच दे, कर्सर को फॉलो करिए तो आपका दिखता है कि ये आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जाता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट दीज शेडेड पॉइंट्स शो, बी और ए क्या दिखाते हैं। यदि हम ऊपर जाते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर जाते हैं, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर जाने का मतलब क्या है, प्राइस बढ़ रहा है। प्राइस बढ़ने का मतलब क्या है कि सप्लाई अधिक हो रही है, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होगा, डिमांड यहाँ पे कम है। जब प्राइस अधिक होती है तो सप्लाई यहाँ पे बढ़ जा रही है। तो ये पोर्शन दिखाता है आपका एक्सेस सप्लाई को दिखा रहा है। बी शेडेड एरिया क्या दिखा रहा है कि डिमांड कर्व आपका अंदर की ओर है, सप्लाई कर्व आपका बाहर की ओर है। तो ये शो करता है आपका एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड को दिखाता है, ये अतिरिक्त अतिरिक्त पूर्ति को शो करता है। यदि हम जाते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे चले आते हैं, जैसा कि आपका ए शेडेड एरिया दिखा रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे आने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कहीं जाएंगे तो क्या होगा कि जो प्राइस है वो बहुत कम हो जाता है, प्राइस घट जाता है। प्राइस घटने पे क्या होता है, सप्लायर जो है सप्लाई तो कम करते हैं, लेकिन जो कंज्यूमर होते हैं वो डिमांड ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पे आपका सप्लाई तो कर्व इनसाइड है, लेकिन आपका जो डिमांड कर्व वो आउटसाइड है। तो ये आपका दिख रहा है एक्सेस डिमांड को शो करता है कि यहाँ पे पूर्ति की तुलना में मांग ज्यादा हो रही है। ए सेक्शन दिखाता है कि पूर्ति कम है और डिमांड ज्यादा है। यदि हम बात करते हैं बी पॉइंट की बात करते हैं तो डिमांड कम है लेकिन पूर्ति ज्यादा है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे फॉर्म होगा, इक्विलिब्रियम हमेशा वहीं पे फॉर्म होता है जहां पे बाजार मांग वक्र और बाजार पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं। इस पॉइंट के ऊपर जो है मांग और पूर्ति जो है वस्तु की दोनों ही बराबर होते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्थैतिक संतुलन, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मेहता, static equilibrium is that equilibrium which maintains itself outside the period of time under consideration. स्थैतिक इक्विलिब्रियम या एक स्थैतिक संतुलन वह संतुलन होता है जो कि अपने आप को विचाराधीन समयावधि के पश्चात भी बनाए रखता है। इट इज अ स्टेट ऑफ ब्लिस, ये कहा जाता है कि ये एक ब्लिस की सिचुएशन होती है, परमानंद की अवस्था होती है, जिसे कि प्रत्येक फॉर्म, इंडस्ट्री, factor of production wants to attain and once reached would not like to leave. इसे माना जाता है कि ये परमानंद की अवस्था होती, ब्लिस की सिचुएशन होती, जिसे प्रत्येक व्यक्ति, फर्म, उद्योग, उत्पत्ति साधन सभी प्राप्त करना चाहते हैं, और एक बार प्राप्त इसे कर लेते हैं तो वो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहते हैं और इस सिचुएशन को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। Consumer is in equilibrium when he gets maximum satisfaction from a given expenditure on different goods and services. एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जबकि वह अपने बजट से दो वस्तुओं और विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को इस प्रकार से वो स्पेंड करता है कि वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करता है। जो भी उसका दिया हुआ बजट है वो दो वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करेगा कि उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होगी। और यदि वो इनमें कोई भी अपना बजट में कोई भी रीएलोकेशन करता है, कोई भी परिवर्तन कर रहा है कि एक्स की पहले से ज्यादा ले ले या वाई की पहले से कम ले ले, तो उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो घटता है, ना कि बढ़ता है। एक फर्म उस समय संतुलन में होती है जबकि when its profit is the maximum, उसका जो लाभ होता है वो अधिकतम होता है, और फर्म में कोई भी प्रवृत्ति नहीं होती है, फर्म नहीं चाहती है कि वो अपने उत्पादन को बढ़ाए या उत्पादन को वो कम करे। It is a position in which neither the existing firms have any tendency to leave nor the new firms to enter in the industry. ये वो स्थिति होती है, वो सिचुएशन होती है जिसमें जो भी एग्जिस्टिंग फर्म्स होती हैं उद्योग में, जो पहले से ऑलरेडी है उद्योग के अंदर अंदर ऐसी फर्म उद्योग को छोड़ करके जाना नहीं चाहती हैं, और ना ही जो नई फर्म्स हैं वो उद्योग के अंदर आना चाहती हैं। An industry is in equilibrium when all firms are earning only normal profit.
एक इंडस्ट्री उस समय संतुलन में होती है, एक उद्योग उस समय संतुलन में होता है जबकि उसके अंतर्गत सारी फर्म्स जो हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होती है। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब होता है नो लॉस नो प्रॉफिट सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि फर्म को हानि हो रही हो या लाभ हो रहा हो। लाभ तो हो रहा होगा, फर्म अपनी जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, स्पष्ट लागत या अस्पष्ट लागत दोनों को पूरा कर रही होती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों ही लागतों को पूरा कर रही होती है, लेकिन उसके बियॉन्ड उससे फायदा नहीं हो रहा होता है। इसलिए इस सिचुएशन को कहा जाता है नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन या नो लॉस नो प्रॉफिट सिचुएशन। फर्म को सामान्य लाभ हो रहा होता है, फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं हो रहे होते हैं। In the analysis of price determination under perfect competition, the different factors are held constant. यदि पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत निर्धारण के लिए ये मानकर चलते हैं कि जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की यदि बात करते हैं तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम मान लिया जाता है कि उपभोक्ता की इनकम में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसके टेस्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, प्रेफरेंसेस में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में भी कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, which affect the demand for a given commodity are assumed to remain constant. तो ये सारे फैक्टर्स इसे मान लिया जाता है, स्थैतिक संतुलन के अंतर्गत मान लेते हैं कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, वो स्थिर होते हैं। इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम एनालिसिस वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम एट अ पर्टिकुलर टाइम। इसके अंतर्गत हम सिस्टम के बिहेवियर की स्टडी करते हैं, एक निश्चित समय के दौरान उसके अध्ययन करते हैं, लेकिन संपूर्ण अवधि के दौरान हम बिहेवियर की स्टडी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपने प्रीवियस एक्सप्लेनेशन में देखा था, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन को दिखाया गया है, स्थैतिक इक्विलिब्रियम को दिखाया गया है। यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी को दिखाया गया है, क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड। वाई एक्सिस के ऊपर हमने दिखाया है प्राइसेस को लिया हुआ है। ये डी आपका डिमांड कर्व या बाजार डिमांड कर्व है, मार्केट डिमांड कर्व है, एसएस आपका मार्केट सप्लाई कर्व है। एंड इक्विलिब्रियम इज फॉर्म्ड एट पॉइंट ई वेयर दीज टू कर्व्स, डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, एंड इक्विलिब्रियम प्राइस इज ओपी, equilibrium quantity is OQ. This is a static analysis of price determination for all variables such as quantity supplied, quantity demanded and price refer to the same point or period of time. एक ही पीरियड से इसका संबंध होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से इसका रिलेशन नहीं होता है। This concept was explained by Professor Kurihara in these words: if the object is to show a still picture of economy as a whole, macrostatic method is the appropriate technique. कुरिहारा ने कहा था कि यदि हम मैक्रोस्टैटिक सिचुएशन को दिखाना चाहते हैं, समष्टि स्थैतिकी को दिखाना चाहते हैं, समष्टि का मतलब होता है व्हेन वी टॉक अबाउट द होल इकोनॉमी और ओवरऑल इकोनॉमी की हम जब बात करते हैं तो वो आपका समष्टि हो जाता है। तो हम देख सकते हैं मैक्रोस्टैटिक मेथड को देख सकते हैं। Macrostatic method is the appropriate technique. Keynesian macro model of determination of the level of national income is also macrostatic. Keynesian का जो macro model of determination of national income का के निर्धारण का जो macro economic model है वो भी आपका static model ही है। यहाँ पे आपका y इज इक्वल टू सी प्लस आई है। y आपका दिखाता है टोटल इनकम या नेशनल इनकम को दिखाता है, c आपका दिखाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, i दिखाता है इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को शो करता है। यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर हमने नेशनल इनकम या इनकम को लिया है, y एक्सिस के ऊपर हमने कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को शो किया है। OJ आपका क्या बताता है? OZ आपका बताता है अग्रीगेट सप्लाई, अग्रीगेट सप्लाई फंक्शन को ये शो करता है OZ, और C प्लस आई आपका शो करता है अग्रीगेट डिमांड फंक्शन को शो करता है। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ई पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पे नया आय का स्तर जो है इनकम लेवल OY1 डिटरमिन्ड होता है। It simply shows the timeless identity equation without any adjusting mechanism. Comparative static.
An analysis compares one equilibrium position with another. Data have changed and system has finally reached another equilibrium position. कंपैरेटिव स्टैटिक का मतलब होता है तुलनात्मक स्थैतिक. तुलनात्मक स्थैतिक के अंतर हम क्या करते हैं, दो इक्विलिब्रियम पोजीशन को कंपेयर करते हैं, एक दूसरे से हम कंपेयर करते हैं, दो संतुलन स्थितियों को एक दूसरे के साथ में हम कंपेयर करते हैं. It does not show how the system has reached the final equilibrium position with a change in data. लेकिन ये नहीं बताता है कि किस प्रकार से जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, किस प्रकार से फाइनल संतुलन की स्थिति में पहुंचती है. ये केवल ये बताता है कि एक्सप्लेन करता है, कंपेयर करता है कि इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन विद द फाइनल वन रीच्ड आफ्टर सिस्टम हैड एडजस्टेड टू अ चेंज इन डाटा. thus comparative static analysis equilibrium position corresponding to different sets of data are compared. इसमें क्या करते हैं, दो सेट्स ऑफ डाटा को या डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा को हम कंपेयर करते हैं. यहाँ पे हम देख सकते हैं इसने माइक्रोस्टैटिक सिचुएशन को दिखाया हुआ है. पहले फिगर में आपका क्यू के ऊपर क्वांटिटी, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्वांटिटीज को शो किया है, वाई एक्सिस के ऊपर हमने प्राइस को शो किया है, और डी आपका डिमांड, इनिशियल डिमांड कर्व है, और एस आपका सप्लाई कर्व है. तो इनिशियल जो इक्विलिब्रियम है, प्रारंभिक संतुलन है, वो ई बिंदु के ऊपर फॉर्म हो रहा है, जहां पे प्राइस आपका ओपी होता है और क्वांटिटी आपकी OQ1 होती है. नाउ सपोज विद द गिवन प्राइस, वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है. कंज्यूमर की इनकम बढ़ने का परिणाम क्या होता है कि डिमांड कर्व आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ एज D1. पहले आपका डिमांड कर्व अंदर की तरफ था, DD था, अब डिमांड कर्व आपका ऊपर की तरफ सरक गया है. ये ऊपर की तरफ जो डिमांड कर्व खिसक के गया है, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्राइस. कीमत में चेंज के कारण नहीं हुआ, बल्कि सपोज कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है, तो आपका डिमांड कर्व आपका D1 हो जाता है. अब पुरानी सप्लाई तो पुरानी आपकी वही है, इस सप्लाई कर्व के ऊपर जो नया इक्विलिब्रियम फॉर्म हो रहा है वो E1 पॉइंट के ऊपर होता है, जहां पे आपके इक्विलिब्रियम प्राइस आपका दिख रहा है, पहले ओपी था, बढ़ करके क्या हो गया, OP1 हो गया. क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उतनी ही सप्लाई के ऊपर जब नए कंज्यूमर्स मार्केट में आ जाएंगे, वो डिमांड करने लगेंगे, तो सप्लाई तो उतनी ही है, तो क्या होगा, प्रोड्यूसर्स या सप्लायर्स और शॉपकीपर क्या करेंगे, वस्तु की कीमत को बढ़ा देंगे. तो यहाँ पे दिख रहा है कि नया इक्विलिब्रियम E1 के ऊपर फॉर्म हो रहा है, और आपका प्राइस जो है पहले से OP से बढ़ करके OP1 हो जाता है, क्वांटिटी सप्लाइड जो है पहले से बढ़ करके OQ से OQ1 हो जाती है. ये सप्लाई जो है सप्लायर के पास ऑलरेडी जो अवेलेबल था उसी से ही इंक्रीज हुआ है. तो ये होती है सिचुएशन माइक्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की. मैक्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका दिख रहा है कि आपका ये सॉरी ये कम वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपैरेटिव स्टैटिक. तो हम क्या कहते हैं कि इकोनॉमी जो है इस पॉइंट से E1 के ऊपर चली गई है. अब यदि हम बात करते हैं कंपैरेटिव स्टैटिक की बात करते हैं अंडर मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन, तो यहाँ पे दिख रहा है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने टाइम को लिया है, समय को लिया है, वाई एक्सिस के ऊपर हमने नेशनल इनकम को दिखाया है, राष्ट्रीय आय को हमने यहाँ पे दिखाया है, और यहाँ पे दिख रहा है कि T1 पीरियड में जो राष्ट्रीय आय है वो Y2 के बराबर है, लेकिन T2 पीरियड में राष्ट्रीय आय जो है Y2 है. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक समयावधि से दूसरी समयावधि में जब अर्थव्यवस्था जा रही, इकोनॉमी जा रही है, तो इनकम लेवल जो है इकोनॉमी का बढ़ जा रहा है. This theory, the comparative static analysis, fails to predict the path which the market follows when moving from one equilibrium position to another. ये बताने में असफल रहती है कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था एक इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूसरी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जाती है. It cannot predict whether or not a given equilibrium position will be achieved. For this purpose, we need dynamic analysis. ये भी नहीं बताती है कि किस प्रकार से इक्विलिब्रियम पोजीशन विल एवर बी अचीव, किस प्रकार से जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है किस प्रकार से वो प्राप्त होगा या प्राप्त नहीं होगा, इसके बारे में भी ये नहीं बताती है कि. तो इसके लिए फर्दर जो स्टडी आपकी आती है, फर्दर जो एनालिसिस आती है वो डायनेमिक एनालिसिस आती है, गत्यात्मक विश्लेषण आता है, विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. So thank you everyone. I hope this video will be helpful for you.
Thank you once again. So thank you everyone. I hope this video is going to be very helpful for you.